नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जनवरी 2023 का कंटेंट हमने स्टार्ट किया और हमारी कलाम वाली बुकलेट में हमने शुरू के 2 चैप्टर समाप्त किए। पहला चैप्टर था योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान, राजस्थान सरकार के संदर्भ में बात की जा रही है। और फिर उसके बाद था रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल। सेकंड जो चैप्टर था यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं वाला, उसमें अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो आज की क्लास में पहले उन कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो है प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। और ये किस दौरान? तो जनवरी 2023 के दौरान कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व रहे, किसकी कहाँ नियुक्ति रही, ये वाली क्लासेज आज होने वाली है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम प्रदेश में बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बनेगा? तो अभी ये जो कल टॉपिक हमने शुरू किया था रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, उसी के कुछ क्वेश्चन है और इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें क्या होगा, प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। क्वेश्चन क्या है? कौन सा नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला, प्रदेश में बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बनेगा? ऑप्शन है आपके भरतपुर, कोटा, अजमेर या जयपुर। सिंपल सा आंसर इसका भरतपुर। भरतपुर नगर निगम ऐसा पहला नगर निगम बनेगा जो बॉन्ड जारी करेगा। सेबी की परमिशन के बाद बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट हो पाएगा और इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड से जो राशि आएगी, जो इनकम होगी, वो कहाँ लगाई जाएगी? तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारने में, नगर निगम की नई बिल्डिंग के निर्माण में, यानी कि जो विकासात्मक कार्य हैं उन सब में लगाई जाएगी। अब एक दो खास बात है। पहली बात तो ये है, ये जो बॉन्ड जारी होगा क्या इसमें कोई भी निवेश कर सकता है? क्या पब्लिक बॉन्ड है ये? तो ये पब्लिक बॉन्ड नहीं है। पब्लिक बॉन्ड नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हर कोई इसमें निवेश नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? ऐसे ही कंपनियां या ऐसे संस्थान इसमें निवेश कर सकते हैं जिनकी जो नेट वर्थ है वो अच्छी खासी है, यानी हाई नेट वर्थ जिनकी है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। हाई नेट वर्थ, ऐसे वाले जो संस्थान है, हाई नेट वर्थ वाले संस्थान, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। अब बात है कि हाई नेट वर्थ का मतलब क्या, कि कितना निवेश कर सकते हैं? तो इसके लिए जो न्यूनतम सीमा रखी गई है निवेश की, वो कितनी है? 2 से 5 करोड़ रुपए न्यूनतम निवेश की सीमा इसमें रखी गई है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो हाई नेट वर्थ वाले निवेशक हैं या संस्थान हैं, इनको ढूंढ कर कौन लाएगा? इसके लिए चाहिए एक मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर इसमें कौन होगा? तो दिल्ली का एक संस्थान है जिसका नाम है AK कैपिटल। AK कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है, नई दिल्ली का संस्थान है। ये सारी जानकारी हुई भरतपुर नगर निगम के जो बॉन्ड है उससे संबंधित। भरतपुर नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम बनेगा प्रदेश का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा और बॉन्ड जारी करेगा। सेबी की परमिशन के बाद ऐसा होगा। इससे जो राशि आएगी वो भरतपुर के ड्रेनेज सिस्टम सुधार में, नगर निगम की नई बिल्डिंग बनाने में लगेगी। यह पब्लिक बॉन्ड नहीं है, यानी कि हर कोई इस बॉन्ड को नहीं खरीद सकता, यानी कि निवेश नहीं कर सकता। इसमें जो हाई नेटवर्थ वाले संस्थान हैं वही इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। न्यूनतम सीमा रखी गई है निवेश की 2 से 5 करोड़। और इनको, यानी कि जो निवेशक हैं उनको तलाशने का काम कौन करेगा? तो एक मर्चेंट बैंकर इनको तलाशने का काम करेगा। दिल्ली की एक फर्म है जिसका नाम है AK कैपिटल, वो मर्चेंट बैंकर को तलाश करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका की महिलाओं द्वारा स्थापित सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ऑप्शन है आपके जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या फिर पाली। IM शक्ति उड़ान योजना काफी चर्चा में है, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस आयु वर्ग की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है 10 से 45 वर्ष की जो किशोरियां, बालिकाएं और महिलाएं जो हैं उनको इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित की जाती है। कितनी है उन नैपकिन की संख्या? तो प्रति माह 12 नैपकिन्स, 12 सैनिटरी नैपकिन्स प्रति माह हो गया। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत 12 सैनिटरी नैपकिन्स प्रति माह वितरित की जाएंगी। किस आयु वर्ग की? किशोरियां और महिलाओं को। तो 10 से 45 वर्ष जिनकी आयु है उनको ये वितरित किए जाएंगे। अब आपसे पूछा यह गया है कि इसमें एक सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का लोकार्पण किया गया है। पूछा गया है कि वो कहाँ किया गया है? उसका उत्तर है डूंगरपुर में।
यहाँ लक्ष्य रखा गया है कि इस जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी मशीन स्थापित की जाए, प्रत्येक ब्लॉक में। ये आगे के लिए लक्ष्य रखा गया है, अभी प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित नहीं हुई है, तो अभी पहली मशीन की स्थापना की गई, अब रखा गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी मशीन स्थापित की जाए। और इस मशीन की जो क्षमता है ये प्रति मिनट 60 नैपकिन्स यानी कि 60 सैनिटरी पैड, 60 नैपकिन्स प्रति मिनट ये बना सकती है। तो कहाँ स्थापित की गई है? डूंगरपुर में। किसके सहयोग से? राजीविका के सहयोग से। किस योजना में? तो उड़ान योजना में। क्या है उड़ान योजना? महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की योजना है। किस आयु वर्ग की? 10 से लेकर 45 आयु वर्ग। और प्रति माह कितनी सैनिटरी नैपकिन दी जाती है? तो 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह दी जाती है। नीमच माता मंदिर रोपवे का डिजाइन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है आपके IIT जोधपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर या IIIT कोटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा। ये IIT कोटा नहीं है, IIIT। नीमच माता मंदिर रोपवे कहाँ है? पहली बात तो यही है, तो ये है उदयपुर में। उदयपुर में फतेह सागर झील से और कहां तक? जहां तक ये मंदिर है यानी कि नीमच माता, यहां तक रोपवे बनाया जा रहा है। उस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? तो 450 मीटर का ये रोपवे होगा। अब इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? ये डिजाइन तैयार किया है MNIT जयपुर ने। रोपवे अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? जानते होंगे आप लोग, सुंधा माता मंदिर पर जो रोपवे है। कहाँ है सुंधा माता मंदिर? तो ये है जालौर। और अभी अभी प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे बनाया गया, वो कहाँ है? वो है जयपुर। ये है स्वचालित पहला। वैसे ये जयपुर का दूसरा है, प्रदेश का 5वां है और पहला स्वचालित है। जयपुर में कहाँ? खोले के हनुमान जी मंदिर पर जो पहला स्वचालित। अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर तक प्रदेश का 5वां रोपवे और पहला स्वचालित रोपवे। जयपुर का दूसरा रोपवे है। तो जयपुर का पहला कौन सा है? तो सामोद हनुमान जी मंदिर जो चौमू में है, वहाँ जयपुर का पहला रोपवे है। ये दूसरा हो गया जो प्रदेश का 5वां है, और एक तरह से ये हो जाएगा प्रदेश का 6ठा। अभी ये काम चल रहा है। जो किसके द्वारा डिजाइन तैयार किया गया है? MNIT द्वारा। फतेह सागर झील से नीमच माता मंदिर तक ये रोपवे बनने वाला है। ये उदयपुर का भी दूसरा है। उदयपुर में इससे पहले भी एक है बना हुआ, मनसा माता मंदिर है, करनी मनसा माता मंदिर में वहां बना हुआ है, और ये उदयपुर का दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किए जा रहे हैं? उदयपुर, पाली, सवाई माधोपुर या फिर दौसा। क्या क्या है? नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क। तो राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में घोषणा की कि प्रदेश में हर जिले में 2-2 ऐसे पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे। जिले में 2-2 क्या पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अब इसके लिए ही बजट दिया गया 1.5 करोड़ रुपए का, इन दोनों के लिए 1.5 करोड़ इसके लिए और खान भाकरी के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए का बजट दिया गया कि इनको डेवलप किया जाए टूरिस्ट के लिए। और कहाँ है ये है दौसा जिले में। विकास पुरोहित, अब यहाँ तक जो क्वेश्चन थे, ये जो कल वाले टॉपिक बचे हुए थे कुछ खास वो रह गए थे जो यहाँ समाप्त हुए। अब जो अगला चैप्टर है जिसमें है क्या क्या है, जिसमें है कि प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियाँ वो यहाँ शामिल हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, विकास पुरोहित जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी मेटा का भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप हेड नियुक्त किया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो पहली जानकारी तो आपको यही याद रखनी है, विकास पुरोहित क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया कंपनी मेटा का भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप हेड नियुक्त किया गया है। पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से है, जयपुर, कोटा, पाली या उदयपुर। इनका संबंध है उदयपुर। ये IIM बेंगलोर इसके पूर्व छात्र रहे हैं। इसके अलावा टाटा क्लिक जो कंपनी है ई कॉमर्स की,
इसके भी ये पहले क्या रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, सभी जानते हैं, अजीत डोभाल। अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कौन है, राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं, मोहनलाल लाठर, पंकज कुमार सिंह, उमेश मिश्रा, संजय श्रोते, सारे IPS हैं, सारे राजस्थान से संबंधित हैं। उमेश मिश्रा तो आप जानते हैं, ये तो वर्तमान DGP है। संजय श्रोत्री या RPSC के चेयरमैन हैं। अब कौन बचे, मोहनलाल लाठर, अब ये भूतपूर्व DGP रह चुके हैं राजस्थान के। इसका उत्तर क्या है, पंकज कुमार सिंह। ये 1988 बैच के IPS है, रिटायर्ड हो चुके हैं। BSF के भी चीफ रहे हैं, ये अब रिटायर हो चुके हैं और अब इनको बना दिया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और इनके बॉस कौन होंगे, अजीत डोभाल, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। उनके साथ अब इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में, ध्यान से यहाँ पढ़ना है आपको, गोपाल कृष्ण व्यास, राम सिंह झाला, अनिल कुमार उपमन या महेंद्र गोयल। यहाँ पूछा है सदस्य। गोपाल कृष्ण व्यास तो राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है, अध्यक्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। ये जो दोनों हैं सदस्य, दोनों जो व्यक्ति हैं, अनिल कुमार उपमन और महेंद्र गोयल, ये पूर्व न्यायाधीश नहीं, ये राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं। तो उत्तर क्या बचा हमारा, राम सिंह झाला। ये बनाए गए हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य। अब इसमें एक सदस्य तो ये हो गए, इसके अलावा एक और सदस्य हैं, उनका नाम है महेश गोयल। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें अध्यक्ष हो गए गोपाल कृष्ण व्यास, सदस्य हो गए एक राम सिंह झाला और एक महेश गोयल। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ महेंद्र गोयल है, ये ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर महेश गोयल ऑप्शन में होता तो कंफ्यूज हो जाते आप, क्योंकि दोनों ही सदस्य हैं। ये महेंद्र गोयल है, ये वर्तमान में न्यायाधीश है, ये महेश गोयल है, ये इसके सदस्य हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। हाल ही में डॉक्टर नुपुर भाटी को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर महिला न्यायाधीश कुछ नियुक्त होती है या महिला अधिकारी कुछ नियुक्त होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दूसरी महिला मुख्य सचिव राजस्थान की कौन बनी, उषा शर्मा, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। ऐसे ही अब राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसमें अब महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, ये पूछा गया है। इसका उत्तर है 3। पहली अभी तो एक तो इनमें से ये हो ही गई, डॉक्टर नुपुर भाटी। इसके अलावा 2 और कौन है, एक है रेखा बोराना और दूसरी है शोभा मेहता। 1, 2 और 3 महिला न्यायाधीश हो गई राजस्थान हाई कोर्ट में। एक खास जानकारी इसमें और है, राजस्थान न्यायाधीश में अब 2 दंपत्ति जज भी हो चुके हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों राजस्थान हाई कोर्ट में हैं। एक तो शोभा मेहता और इनके जो पति हैं कौन, महेंद्र गोयल। अभी हमने नाम पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में। एक दंपत्ति जज तो ये हो गए। दूसरी ये नुपुर भाटी और इनके जो पति हैं उनका नाम है पुष्पेंद्र भाटी। इस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में 2 दंपत्ति जज हैं। कौन कौन, शोभा मेहता और महेंद्र गोयल, डॉक्टर नुपुर भाटी और पुष्पेंद्र भाटी। 3 महिला न्यायाधीश हैं कार्यरत, कौन कौन, रेखा बोराना, शोभा मेहता और डॉक्टर नुपुर भाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। DB गुप्ता, ML लाठर, पुष्पेंद्र भाटी या महेश गोयल। अब यहाँ है नए सूचना आयुक्त, ये चीज ध्यान से पढ़नी है। नए सूचना आयुक्त कहा गया है या मुख्य सूचना आयुक्त कहा गया है। जैसे निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है, ये चीज ध्यान से पढ़नी है। तो पूछा है नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो DB गुप्ता है मुख्य सूचना आयुक्त। नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो मोहनलाल लाठर जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं और DGP भी रह चुके हैं राजस्थान पुलिस में, इनको बनाया गया है अब नया सूचना आयुक्त।
पुष्पेंद्र भाटिया भी हमने पढ़ा, ये कहाँ है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में जज हैं। और महेश गोयल ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। ये महेंद्र गोयल और महेश गोयल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। महेंद्र गोयल तो राजस्थान हाईकोर्ट में जज हैं और महेश गोयल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है। तो बहुत सारी जानकारी तो यहाँ दे दी गई है कि सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में इनको तैनात किया गया है। महिला कैप्टन शिवा चौहान, संबंध पूछा गया है किससे है, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर या अजमेर। इनका संबंध है उदयपुर से और ये सियाचिन ग्लेशियर की कुमार पोस्ट पर इनको तैनात किया गया है। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। अब हमारा पैटर्न क्या है, पुरानी क्लास को रिवाइज करना। तो देखते हैं कि जो 4 नंबर क्लास थी उसका पहला क्वेश्चन क्या था। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन था प्रसव वॉच ऐप निम्नलिखित में से किस जिले का नवाचार है। सीधा सीधा उत्तर था इसका दौसा जिले का। दौसा जिले के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ये प्रसव वॉच ऐप की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें कि माता और शिशु के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। फिर था देश का पहला गाय IVF सेंटर निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू किया गया है। तो ये पाली जिले के जोजावर गांव में पहला गाय IVF सेंटर शुरू किया गया है। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा मेज नदी। मेज नदी जब बूंदी जिले से गुजरेगी तो बूंदी जिले में ही झाली जी का बाराना गांव है, वहां के पास ये प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान था चौथे स्थान पर। लगभग 194.2 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें राजस्थान में प्लास्टिक मिश्रित से बनी हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नवंबर 2022 की रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला देश में दूसरे स्थान पर था। तो यहाँ मैंने आपके दोनों ऑप्शन के कंफ्यूजन भी दूर किए थे। इसका उत्तर है जैसलमेर। करौली किस में दूसरे पर था, MSME मंत्रालय द्वारा जो अवार्ड दिया गया उसके द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम में करौली दूसरे पर था। हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य जो समझौता किया गया, इस समझौते का उद्देश्य क्या था। और इस समझौते का उद्देश्य था कि निःशुल्क सर्जरी करना चोटिल खिलाड़ियों की, अगर वो खेल के दौरान चोटिल होते हैं तो। ऐसे ही एक और समझौता था जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने किसके साथ किया था, वो किया था जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी किया था, जिसमें सप्ताह में 3 खिलाड़ियों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। और यहाँ क्या है उत्तर इसका, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के जो समझौता हुआ है वो खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी देने हेतु। अगला क्या था, MSME उद्यमों के डिजिटलीकरण हेतु राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किस संस्था के साथ समझौता किया गया। इसका उत्तर था RO कंसल्टिंग। मैंने चारों जो हैं समझौते चारों संस्थाओं के साथ बताए थे। संपर्क फाउंडेशन का क्या था, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल शिक्षा से संबंधित इसने समझौता किया RCSC के साथ, जिसका उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के स्कूल की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना, यानी कि विद्यार्थियों को अच्छे स्तर की शिक्षा दिए जाना। यस बैंक किससे संबंधित था, ये था राजशील पोर्टल से। वेदांत समूह किससे संबंधित था, आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं विकसित करने से, जिसके लिए योजना संचालित है नंद घर योजना। क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा के रूप में स्थापित करने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा देश के 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में यह प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो 15 शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से एक शहर है जोधपुर। IIT जोधपुर में ये प्लांट लगाया जाएगा। 2-3 बातें भी मैंने बताई थी कि जैसे भारत सरकार भी चाह रही है हाइड्रोजन एनर्जी को डेवलप करना, ताकि जीवाश्म ईंधन से हम आ पाएँ किसमें, नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसकी तरफ। भारत में अभी कोशिश की जा रही है कि हाइड्रोजन ट्रेन भी डेवलप की जाए। इसके लिए पहले हाइड्रोजन हेरिटेज एक ट्रेन भी संचालित की जाएगी। दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलाने वाला देश है जर्मनी और दूसरा है चीन। भारत सरकार की योजना है कि वर्ष 2023 के अंत तक हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन भी डेवलप की जाए। दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। तो जयपुर के जामडोली में प्रदेश का पहला दिव्यांगजनों हेतु
कंपोजिट रीजनल सेंटर डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और भारत सरकार और भारत सरकार के साथ सहयोगी राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कारागार विभाग व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर आशाएं द फिलिंग स्टेशन नाम से पेट्रोल पंप खोला जाएगा? तो ये स्थान था अलवर के केंद्रीय कारागार में, ये केंद्रीय कारागार कैंपस में खोला जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ क्या होगा? प्रथम चरण में केवल पेट्रोल और डीजल होगा, और दूसरे चरण में क्या होगा? सीएनजी। ये हुआ कल और आज दोनों क्लास का लास्ट क्वेश्चन। टॉपिक हमने कौन सा शुरू किया आज? नियुक्तियां एवं प्रमुख नियुक्तियां और प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये लगभग समाप्त हो गया, 1-2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक अब शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में वो है पुरस्कार एवं सम्मान। तो यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।